साथियों नमस्कार। संस्कार कला से चिड़वा के YouTube चैनल पर मैं प्रमोद शर्मा आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। YouTube चैनल पर अपनी रीड लेवल सेकंड SST की जो पॉलिटिकल साइंस की क्लास चल रही थी और उसमें राष्ट्रपति का टॉपिक जो हम पढ़ रहे थे, राष्ट्रपति के टॉपिक में अनुच्छेद 60 तक हम क्लियर कर चुके हैं। राष्ट्रपति के टॉपिक की 2 क्लास अपनी हो चुकी हैं और आज राष्ट्रपति के टॉपिक में उससे आगे हम बढ़े। अनुच्छेद 60 जिसमें राष्ट्रपति द्वारा ली जाने वाली शपथ के बारे में हमने पढ़ा था। अनुच्छेद 59 राष्ट्रपति के पद की शर्तों के बारे में पढ़ा था। अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए योग्यताओं के बारे में हमने पढ़ा था। अनुच्छेद 57 इसमें राष्ट्रपति की पुनर्निर्वाचन की शर्तों के बारे में हमने जो क्लियर पिछली क्लास में हमने किया था उसको अच्छी तरह से आपने पढ़ा होगा, समझा होगा। किसी भी प्रकार की आपके कोई समस्या जो आई है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, उसके बारे में आप कमेंट के माध्यम से अवगत कराओ। जैसे राष्ट्रपति के द्वारा जो शपथ ली जाती है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश उन्हें क्या दिलाते हैं? शपथ दिलाते हैं। राष्ट्रपति की योग्यता के अंतर्गत एक प्रश्न बनता है कि राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए कम से कम कितनी आयु का होना आवश्यक है, तो उसका जवाब कितना होगा? 35 वर्ष। इसी प्रकार अपने देश में कोई भी व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति का पद ग्रहण कर सकता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा हुआ परीक्षा में प्रश्न है, आगे भी इसके आने की संभावना है। तो अपने देश के अंदर कोई भी व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति का पद ग्रहण कर सकता है। इसी प्रकार हम चर्चा करें राष्ट्रपति के पद की शर्तों के बारे में कि अपने देश के अंदर जो राष्ट्रपति है कार्यकाल के दौरान उनके विरुद्ध किसी भी प्रकार का कोई आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं किया जा सकता, जिसका उल्लेख वो संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 361 में है। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि राष्ट्रपति से संबंधित जो अनुच्छेद है वो तो अनुच्छेद 52 से लेकर के 78 तक आते हैं। माने कि कार्यपालिका का जो उल्लेख है, संघीय कार्यपालिका का, वो अनुच्छेद 52 से 78 तक है। राष्ट्रपति के बारे में हम चर्चा करते हैं तो अनुच्छेद 52 से लेकर के 62 तक करते हैं। अब यहां पर प्रश्न पूछ लिया जाता है कि कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति के विरुद्ध किसी भी प्रकार का आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं किया जा सकता। इसका उल्लेख है एक अनुच्छेद में दे देते हैं अनुच्छेद 59, एक में दे दिया 62, एक में दे दिया 359 और एक में दे दिया 361। तो उसका जवाब होगा वो क्या होगा? अनुच्छेद 361 होगा। ये थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला है कि राष्ट्रपति से रिलेटेड अनुच्छेद तो हम 52, 53, 54, 55 ये पढ़ते हैं, 361 का अपराध है। तो ये अच्छी तरह से याद रखना, कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति के विरुद्ध किसी प्रकार का कोई आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं किया जा सकता। इसका उल्लेख वो संविधान के अनुच्छेद 361 में। तो आज जो हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं अनुच्छेद 61 और अनुच्छेद 61 में किसके बारे में उल्लेख है भाई? अनुच्छेद 61 जो बहुत ही इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर लगाए जाने वाले महाभियोग का उल्लेख है। अनुच्छेद 61 में किस चीज का उल्लेख है? राष्ट्रपति द्वारा लगाए जाने वाले महाभियोग का उल्लेख है। सबसे पहला प्रश्न तो इसमें यह अपना तैयार होता है कि राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग कैसी स्थिति में लगाया जाता है? तो संविधान का उल्लंघन करने पर, कदाचार व असमर्थता की स्थिति के आधार पर राष्ट्रपति को 5 वर्ष की अवधि से पूर्व महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकता है। कैसी स्थिति में? संविधान का उल्लंघन करने पर, कदाचार व असमर्थता की स्थिति के आधार पर अपने देश के अंदर राष्ट्रपति को क्या किया जा सकता है? पद से हटाया जा सकता है। दूसरा इसमें जो प्रश्न अपना बन रहा है वो क्या बन रहा है कि राष्ट्रपति द्वारा जो महाभियोग का, राष्ट्रपति के विरुद्ध जो महाभियोग का प्रावधान है, राष्ट्रपति को अपने देश में जो महाभियोग के माध्यम से पद से हटाया जा सकता है, यह प्रावधान अपने देश के संविधान में कहां से लिया गया है? यह प्रावधान अपने देश के संविधान में संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का प्रावधान अपने देश के संविधान में कहां से लिया गया भाई? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 61 में है। संविधान का उल्लंघन करने पर, कदाचार व असमर्थता की स्थिति के आधार पर राष्ट्रपति को समय से पूर्व क्या कर सकते हैं? पद से हटा सकते हैं। एक प्रश्न इसमें और यह खड़ा हो रहा है कि राष्ट्रपति के विरुद्ध अनुच्छेद 61 में महाभियोग का उल्लेख है,
परीक्षा में प्रश्न पूछ लें कि आज तक अपने देश में कितने राष्ट्रपति ऐसे हैं जिनके विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव लाया गया है। साथियों याद रखना, संविधान के अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का प्रावधान है, लेकिन आज तक अपने भारत देश में एक भी राष्ट्रपति ऐसा नहीं हुआ है जिसके विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव लाया गया है। तो इसका जवाब होगा, वो परीक्षा में प्रश्न आता है कि कितने राष्ट्रपति ऐसे हैं जिन्हें महाभियोग द्वारा हटा दिया गया है या जिनके विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव लाया गया है, तो आपका जवाब क्या होगा, एक भी नहीं। ठीक है, उसके बाद में देखो राष्ट्रपति के विरुद्ध जो महाभियोग का प्रावधान है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से हमने लिया है, इसका प्रोसेस प्रक्रिया क्या है। राष्ट्रपति के विरुद्ध यदि संविधान का उल्लंघन करने पर कदाचार व असमर्थता के आधार पर महाभियोग का प्रस्ताव लाया जाता है, तो कम से कम राष्ट्रपति को कितने दिन पूर्व सूचना देनी आवश्यक है, 14 दिन पूर्व सूचना देनी आवश्यक है। कितने दिन पूर्व सूचना देनी आवश्यक है, 14 दिन पूर्व सूचना देनी आवश्यक है। साथियों याद रखना, अपने देश में न सिर्फ एक राष्ट्रपति बल्कि राष्ट्रपति के अलावा उपराष्ट्रपति हैं, इसके अलावा जो से लोकसभा अध्यक्ष है, किसी को भी पद से हटाने से पूर्व कम से कम कितने दिन पूर्व सूचना देनी आवश्यक है, तो उसके लिए जो लिमिटेड टाइम है वो कितना है, 14 दिन है। यानी 14 दिन पूर्व उनको पद से हटाने की सूचना यानी महाभियोग की सूचना देनी है, वो क्या होनी है, आवश्यक है। तो राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव लाने से पूर्व है कम से कम कितने दिन पूर्व सूचना देनी आवश्यक है, 14 दिन पूर्व है। और ये जो सूचना दी जाएगी इस पर कम से कम सदन के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने आवश्यक हैं। कितने सदस्यों के हस्ताक्षर होने आवश्यक हैं, 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने आवश्यक है। राष्ट्रपति को महाभियोग की जो सूचना दी जाएगी उस पर सदन के कम से कम 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने आवश्यक है। ये राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का जो प्रस्ताव है ये संसद के दोनों सदनों की यदि हम बात करते हैं तो कौन से आ गए, लोकसभा और राज्यसभा, क्योंकि ये संसद के दो क्या है भाई, सदन है। एक सदन का नाम लोकसभा और दूसरे का नाम क्या है, राज्यसभा। तो राष्ट्रपति के विरुद्ध जो महाभियोग का प्रस्ताव है, मानो कि परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव है वो संसद के कौन से सदन में पहले रखा जा सकता है, प्रस्ताव है वो लाया जा सकता है, तो आपका जवाब होगा, वो क्या होगा, संसद के दोनों सदनों में किसी भी सदन में पहले लोकसभा में या राज्यसभा में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव है वो ला सकते हैं। इसके लिए पर्टिकुलर लोकसभा और राज्यसभा अलग से किसी प्रकार का प्रावधान नहीं है। पहले लोकसभा में लाया जाता है तो ठीक है और राज्यसभा में लाया जाता है तो ठीक है। संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं कि पहले लोकसभा में लाए या राज्यसभा में लाए। लेकिन याद रखना, यह महाभियोग का प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों में कुल सदस्य संख्या का बहुमत अलग अलग, दोनों सदनों में अलग अलग कुल सदस्य संख्या का बहुमत तथा उपस्थित व मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित होना आवश्यक है। कितने बहुमत से, 2/3 बहुमत से पारित होना आवश्यक है। कुल सदस्य संख्या का बहुमत तथा उपस्थित व मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से ये महाभियोग का प्रस्ताव पारित होना है वो क्या है, आवश्यक है। दोनों सदनों में अलग अलग ये प्रस्ताव पारित होना आवश्यक है। जिस दिन दोनों सदनों में पारित हो जाएगा उसी दिन राष्ट्रपति अपने देश में क्या हो जाएगा, पद से हट जाएगा। लेकिन आज तक अपने देश में किसी भी राष्ट्रपति को महाभियोग के माध्यम से पद से नहीं हटाया गया है। उपस्थित व मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत को याद रखना, पेपर के अंदर विशेष बहुमत नाम है वो भी दिया जा सकता है। क्या दिया जा सकता है, विशेष बहुमत से। इस उपस्थित व मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत को एक दूसरे किस नाम से जाना जाता है भाई, विशेष बहुमत से। आपने 2/3 बहुमत याद किया, मानो कि पेपर में आ गया विशेष बहुमत से, तो याद रखना उपस्थित व मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों का जो 2/3 बहुमत होता है उसे किस नाम से जाना जाता है, विशेष बहुमत कहा जाता है। तो राष्ट्रपति के विरुद्ध जो महाभियोग का प्रस्ताव है वो कितने बहुमत से पारित होना आवश्यक है, उपस्थित व मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से, और दोनों सदनों में इसी प्रोसेस से पारित होना आवश्यक है। और आज तक अपने देश में किसी भी राष्ट्रपति को महाभियोग प्रस्ताव के माध्यम से पद से नहीं हटाया गया है। ठीक है, इसके बाद में देखो, राष्ट्रपति के विरुद्ध जो महाभियोग की प्रक्रिया है उसे अर्ध न्यायिक प्रक्रिया कहा जाता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आरएस की परीक्षा के अंदर पूछा हुआ प्रश्न, 1-2 बार शिक्षक भर्ती में भी फर्स्ट ग्रेड में ये आया हुआ प्रश्न है।
राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की जो प्रक्रिया है उसे क्या कहा जाता है? अर्ध न्यायिक प्रक्रिया के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। और इस महाभियोग की, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया को अर्ध न्यायिक प्रक्रिया क्यों कहते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आपके दिमाग में यह प्रश्न घूम रहा होगा कि इसे क्यों कहते हैं अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। देखो, बहुत ही आसान इसका तरीका है समझने का। राष्ट्रपति के विरुद्ध जो महाभियोग की प्रक्रिया है उसे अर्ध न्यायिक प्रक्रिया इसलिए कहा जाता है, राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसमें संसद के मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। संसद के मनोनीत का मतलब जैसे लोकसभा के अंदर 2 मनोनीत सदस्य और राज्यसभा में 12 जो मनोनीत राष्ट्रपति के द्वारा जो सदस्य होते हैं, यह राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। लेकिन राष्ट्रपति के विरुद्ध जो महाभियोग लाया जाता है, जो राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया है, उसमें मनोनीत सदस्य क्या करते हैं? भाग लेते हैं। एक तो ये प्रोसेस है, और दूसरा विधानसभा के सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। कौन? विधानसभा के सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। जबकि राष्ट्रपति के विरुद्ध जो विधानसभा के सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं, जबकि राष्ट्रपति के विरुद्ध जो महाभियोग का प्रावधान है, राष्ट्रपति के विरुद्ध जो महाभियोग का प्रस्ताव लाया जाता है, उसमें विधानसभा के सदस्य हैं वो भाग नहीं लेते हैं। इसलिए राष्ट्रपति के विरुद्ध जो महाभियोग की प्रक्रिया है उसे क्या कहा जाता है? अर्ध न्यायिक प्रक्रिया के नाम से जाना जाता है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अच्छी तरह से इसको आप समझने की कोशिश करो। परीक्षा में पहले भी आरएस के अंदर आ चुका है, शिक्षक भर्ती में 2 बार आ चुका है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे भी इसकी आने की पूरी क्या है? संभावना बनती है। अर्ध न्यायिक प्रक्रिया का मतलब क्या समझे? राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं, जबकि महाभियोग की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। विधानसभा के सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं, जबकि महाभियोग की प्रक्रिया में इन्हें भाग लेने का अधिकार नहीं है। इसीलिए राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? अर्ध न्यायिक प्रक्रिया के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार ये अपना अनुच्छेद 61 है वो क्या हो गया? क्लियर हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट अगली कड़ी में हम जो पढ़े वो पढ़ेंगे अनुच्छेद 62। अनुच्छेद 62, और अनुच्छेद 62 में किस चीज का उल्लेख है? अनुच्छेद 62 में उल्लेख है, अनुच्छेद 62 राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर शर्तें। किस चीज का उल्लेख है? राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर शर्तें। राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर क्या कंडीशन है, क्या शर्त है? सबसे पहले तो ये देखो, अनुच्छेद 62 में जो राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर जो शर्तों का उल्लेख है, पहली इसमें शर्त क्या है? राष्ट्रपति का पद अधिकतम कितने समय तक रिक्त रह सकता है? तो याद रखना साथियों, राष्ट्रपति का पद अधिकतम कितने समय तक रिक्त रह सकता है? केवल 6 माह तक। 6 माह से अधिक समय तक अपने देश के अंदर राष्ट्रपति का पद रिक्त नहीं रह सकता। 6 माह में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होना आवश्यक है। ठीक है, राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है, उसका कारण जैसे राष्ट्रपति को पद से हटा दिया गया है, या राष्ट्रपति के द्वारा त्यागपत्र दे दिया गया है, या फिर राष्ट्रपति का निधन हो गया है। राष्ट्रपति का निधन होने पर, उन्हें पद से हटाने पर, या उनके द्वारा त्यागपत्र दे देने पर राष्ट्रपति का पद क्या होता है? रिक्त होता है। तो राष्ट्रपति का जो पद है वो अधिकतम कितने समय तक रिक्त रह सकता है? 6 माह तक। 6 माह में राष्ट्रपति के पद को भरा जाना आवश्यक है। और इस 6 माह में राष्ट्रपति का जो पद भरा जाएगा वह शेष अवधि के लिए नहीं, बल्कि कितने समय के लिए भरा जाएगा? 5 वर्ष के लिए। यानी 6 माह में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होना आवश्यक है। और यह होने वाला जो चुनाव है वो शेष अवधि के लिए नहीं, बल्कि कितने समय के लिए होगा? 5 वर्ष के लिए होगा। प्रश्न बनता है, किसी कारणवश राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो होने वाला चुनाव शेष अवधि के लिए होगा, 5 वर्ष के लिए होगा, 4 वर्ष के लिए होगा, 3 वर्ष के लिए होगा, या 5 वर्ष की जगह पर यह भी आ सकता है कि संपूर्ण अवधि के लिए होगा। तो आपका जवाब क्या होगा? 5 वर्ष के लिए होगा।
किसी कारणवश राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो अधिकतम कितने समय तक रिक्त रह सकता है? 6 माह में। 6 माह के अंदर होने वाला चुनाव है वो संपूर्ण अवधि के लिए अर्थात 5 वर्ष के लिए होगा, न कि शेष अवधि के लिए। राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर अपने देश का जो उपराष्ट्रपति है वह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में क्या करता है? कार्य करता है। यानी राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर राष्ट्रपति के जो कार्यों की जिम्मेदारी है वह किसे वहन करनी पड़ती है? उपराष्ट्रपति को। और उपराष्ट्रपति को क्या कहा जाता है? कार्यवाहक राष्ट्रपति कहा जाता है। अब यहां पर भी प्रश्न मान लो परीक्षा में यह आ सकता है कि उपराष्ट्रपति अधिकतम कितने समय तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है? तो आपका जवाब होगा वो क्या होगा? 6 माह तक। उपराष्ट्रपति अधिकतम कितने समय तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है? 6 माह तक। 6 माह में राष्ट्रपति का पद है उसको भरा जाना आवश्यक है। आज तक अपने देश के अंदर 2 उपराष्ट्रपति ऐसे हुए हैं जो कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे। यदि उपराष्ट्रपति की यदि हम बात करें तो आज तक अपने देश में कितने उपराष्ट्रपति ऐसे हुए हैं? 2। और आज तक अपने देश में कुल कितने कार्यवाहक राष्ट्रपति रह चुके हैं? जब प्रश्न यह आता है तो उसका जवाब साथियों क्या होगा? 3 होगा। क्यों? क्योंकि अपने देश के संविधान के अनुच्छेद 62 में एक प्रावधान है कि राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो जाने पर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में क्या करेगा? कार्य करेगा। और आज तक अपने देश के अंदर 1969 में ऐसी स्थिति हुई है जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद क्या हो गया था? रिक्त हो गया था। 1969 में अपने देश के जो राष्ट्रपति थे उनका नाम था जाकिर हुसैन, और राष्ट्रपति जाकिर हुसैन का कार्यकाल के दौरान निधन हो गया था। देश के पहले राष्ट्रपति जिनका कार्यकाल के दौरान निधन हुआ उनका नाम क्या है? जाकिर हुसैन। देश के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति जिनका नाम क्या है? जाकिर हुसैन। इनका कार्यकाल के दौरान निधन हो जाने पर उस समय जो उपराष्ट्रपति थे वो कौन थे? वीवी गिरी थे। उस समय उपराष्ट्रपति थे वो कौन थे? वीवी गिरी। वीवी गिरी अपने देश में क्या बने? कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। लेकिन कुछ समय पश्चात जब राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हुए तो चुनाव होने से पहले उपराष्ट्रपति वीवी गिरी ने अपने पद से क्या दे दिया? त्यागपत्र दे दिया। तो ऐसी स्थिति में अपने देश में राष्ट्रपति जाकिर हुसैन का निधन हो गया और वीवी गिरी के द्वारा उपराष्ट्रपति के पद से त्यागपत्र देने के कारण अपने देश में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद क्या हो गया था? 1969 में रिक्त हो गया था। यह आज तक ऐसा मात्र एक बार हुआ है। और उस समय सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश थे उनका नाम क्या था? मोहम्मद हिदायतुल्लाह, जिसे शॉर्टकट में हम एम हिदायतुल्लाह के नाम से भी पुकारते हैं। मोहम्मद हिदायतुल्लाह उस समय सर्वोच्च न्यायालय के क्या थे? मुख्य न्यायाधीश थे। और ये जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे, चीफ जस्टिस थे, ये अपने देश के एकमात्र ऐसे मुख्य न्यायाधीश हुए हैं जिन्होंने भारत में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है। याद रखना, मोहम्मद हिदायतुल्लाह 2 बार अपने देश में कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे हैं, एक बार बाद में भी रहे हैं। लेकिन 1969 में अपने देश के अंदर 2 कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे, एक तो वीवी गिरी और दूसरे कौन बने थे? मोहम्मद हिदायतुल्लाह। अब टोटल कितने हो गए? 3। पहला अपने देश के अंदर जो कार्यवाहक उपराष्ट्रपति था वो कौन था? वीवी गिरी। दूसरा अपने देश में कार्यवाहक उपराष्ट्रपति हुआ वो कौन हुआ? मोहम्मद हिदायतुल्लाह। तीसरे कार्यवाहक राष्ट्रपति की यदि हम बात करें तो अपने देश में 1977 में जो राष्ट्रपति थे उनका नाम था फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद। ये 1977 में अपने देश के राष्ट्रपति थे और कार्यकाल के दौरान इनका क्या हो गया था? निधन हो गया था। ये अपने देश के दूसरे ऐसे राष्ट्रपति जिनका कार्यकाल के दौरान निधन हुआ, और अपने देश के दूसरे क्या थे? ये मुस्लिम राष्ट्रपति थे। तो 1977 में फखरुद्दीन अली अहमद जो अपने देश के राष्ट्रपति थे, इनका निधन हुआ। उस समय अपने देश के अंदर उपराष्ट्रपति थे, उनका नाम था बीडी जत्ती। और बीडी जत्ती ये उस समय अपने देश में क्या थे? वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति थे, और ये अपने देश के क्या बने थे? कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। क्या बने थे? कार्यवाहक राष्ट्रपति। तो इस प्रकार पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति वीवी गिरी, दूसरे मोहम्मद हिदायतुल्लाह और तीसरे कौन हो गए? बीडी जत्ती। ये अपने देश के अंदर 3 आज तक क्या हुए हैं? कार्यवाहक राष्ट्रपति हुए हैं। सर्वोच्च न्यायालय के एकमात्र मुख्य न्यायाधीश जो अपने देश के अंदर कार्यवाहक राष्ट्रपति हुए हैं वो कौन है? मोहम्मद हिदायतुल्लाह।
तो राष्ट्रपति का पद अधिकतम कितने समय तक रिक्त रह सकता है? 6 माह तक। एक बात जरूर याद रखना, कई बार पुलिस के अंदर पटवारी भर्ती में और ग्राम सेवक भर्ती में प्रश्न पूछा हुआ है। प्रश्न पूछते हैं उपराष्ट्रपति का पद अधिकतम कितने समय तक रिक्त रह सकता है? और अपने देश के संविधान में ज्यादातर पदों के लिए प्रावधान है कि वो 6 माह तक रिक्त रह सकते हैं, चाहे वो सरपंच है, चाहे वार्ड पंच है, चाहे वो लोकसभा सदस्य है, चाहे विधानसभा सदस्य है। लेकिन याद रखना साथियों, उपराष्ट्रपति का पद अधिकतम कितने समय तक रिक्त रह सकता है, यह प्रश्न यदि परीक्षा में पूछा जाता है तो आपको जवाब 6 माह नहीं देना है। उपराष्ट्रपति के पद के रिक्त रहने की समय सीमा का अपने देश के संविधान में किसी भी प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है। तो आपको ऑप्शन में मिलेगा 5 माह, 6 माह, 4 माह और 1 मिलेगा, समय सीमा का प्रावधान नहीं है। तो उपराष्ट्रपति का पद अपने देश के अंदर कितने समय तक रिक्त रह सकता है, उसका जवाब आपको देना है, समय सीमा का प्रावधान नहीं है। प्रश्न पूछा जाएगा आपसे, उपराष्ट्रपति कितने समय तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकते हैं? 6 माह तक कर सकते हैं। तीसरा इससे और प्रश्न जो तैयार हो रहा है वो क्या हो रहा है कि जब उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा तो ऐसी स्थिति में उन्हें वेतन कितना प्राप्त होगा? जितने समय तक उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो उस दौरान उन्हें राष्ट्रपति को मिलने वाले वेतन व भत्ते क्या होते हैं? प्राप्त होते हैं। क्योंकि उपराष्ट्रपति जो होता है वह राज्यसभा का क्या होता है? पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति के तौर पर उन्हें वेतन प्राप्त नहीं होता है, उन्हें राज्यसभा के सभापति के रूप में क्या मिलता है? वेतन है वो प्राप्त होता है। ठीक है, तो इस प्रकार ये राष्ट्रपति का पद रिक्त होने की क्या है? प्रमुख शर्तें हैं। ठीक है, ये राष्ट्रपति का पद रिक्त होने की प्रमुख क्या है? शर्तें हैं। तो